हिंदी भाषा और संप्रेषण यानी कि AECC का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम इकाई 2 का हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर व्यंजन, स्वर के प्रकार, ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त, यहाँ तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था। आज हम व्यंजन के प्रकार, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, इनको जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ये वाला टॉपिक यहाँ तक कर लिया था पार्ट 1 में, तो आज पार्ट 2 में हम यहाँ से यह शुरू करेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में हमने यहाँ वर्ण पढ़े थे, वर्णमाला पढ़ी थी और हमने स्वर को जाना था। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर के प्रकार, ह्रस्व दीर्घ और ये हमने पार्ट 1 में जाना था। अब आज है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है, जो वर्ण स्वरों की सहायता के साथ बोले जाते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि क है, ये एक व्यंजन है। ठीक है, इसमें अगर हमने क्या लगा लिया अ, तो अब जाके बनाए पूरा क। ठीक है, हलंत का मतलब होता है आधा, इसके साथ हमने क्या कर दिया, स्वर को जोड़ दिया, स्वर सहित हो गया। स्वर रहित क्या हो गया, हलंत के साथ क्या हो गया, क हो गया, लेकिन इसमें हमने क्या अ जोड़ दिया तो क्या बन गया क पूरा। तो ये क में किसका साउंड आ रहा है, अ का। उसी तरह से ख, ग, घ सब में क्या अ साउंड, यानी कि सब में क्या मिला होता है, स्वर मिला होता है। तभी कहा जाता है कि जो व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि व्यंजन की कितनी संख्या होती है, 33 होती है। और व्यंजन की जो वर्गीकरण किया गया है, व्यंजन के भेद है, वो कितने हैं, 3 हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, यानी कि ये जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया सरलता की दृष्टि से, अध्ययन हेतु की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद किए गए, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको हम सिद्ध भी करेंगे। जो भी परिभाषा लिखी है उसको हम सिद्ध भी करेंगे। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय जीभ मुख के किसी न किसी मुख्य भाग को स्पर्श करती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि क वर्ग से लेकर च वर्ग से लेकर ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि क से लेकर म तक जो 25 वर्ण होते हैं वो सारे के सारे स्पर्श वर्ण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे मुख में जो जीवा होती है वो एक क्रियाशील होती है वहाँ पर, और वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन सभी का, क से लेकर म तक का। ठीक है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 33, लेकिन अगर पूछेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो आएंगे 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। कैसे, क वर्ग, यानी कि क वर्ग में कितने हैं, क ख ग घ ण, 1 2 3 4 5, सभी वर्ग में 5 5 है। और ये वर्ग भी कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 5 कितने हुए, 25। ये सारे के सारे 25 वर्ण स्पर्श वर्ण हैं। ठीक है, अब बात होती है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इनको मैंने इस तरह से नाम क्यों दिया है। इनका नाम इसलिए दिया क्योंकि एक पूरा वर्ग है, 5 वर्णों का एक वर्ग है। और इनका जो क वर्ग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो प्रथम अक्षर है तो क है, तो इसलिए क वर्ग बोला, इसको च वर्ग बोला, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग। ठीक है, तो उस दृष्टि से इनका नाम। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना कि इस वर्ग को हम ऊपर नहीं रख सकते, इसको ऊपर नहीं रखते, ये जो चलेंगे इसी क्रम में चलेंगे। ऐसा नहीं कि क वर्ग को यहाँ डाल दिया, प वर्ग को ऊपर डाल दिया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। और ये भी इसी क्रम में चलेंगे, क च ट त प। ठीक है, साथ ही जो स्पर्श व्यंजन है इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। एक आपको एक अलग सा बिंदु बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, कि अगर पूछा जाए प्रश्न कि वर्गीय व्यंजन कौन से, तो वर्गीय व्यंजन भी क से लेकर म होते हैं। या तो स्पर्श व्यंजन बोलेंगे या तो वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि किसी न किसी वर्ग के होने के कारण, क्योंकि किसी न किसी वर्ग के होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, वर्गीय व्यंजन। जैसे ड है तो किस वर्ग का है, ट वर्ग का। झ है किस वर्ग का है, च वर्ग का। घ है किस वर्ग का है, क वर्ग। किसी न किसी वर्ग के होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, लेकिन मुख्यतः इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका किसी न किसी जीवा का, इनका उच्चारण करते वक्त जीवा का मुख न किसी 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 स्पर्श। जैसे च का, च छ ज, देखो जीवा कहाँ कर रही है टच, हमारी तालू में, च छ ज झ, है ना। ट ठ ड कहाँ कर रही है, मूर्धा में टच कर रही है। ये जो उच्चारण स्थान में बाद में बताऊंगा, जब उच्चारण स्थान वाला टॉपिक बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। त थ द, जैसे त थ जब आपका उच्चारण कर रहे हैं तो कहाँ टच कर रहा है, दंत तो वो टच करिए हमारी जीभा, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जीभा कहीं न कहीं मुख से हमारा स्पर्श करती है। इसके पश्चात आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जो अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, यानी कि कभी स्पर्श होंगे कभी नहीं होंगे। ठीक है,
या जो बीच में होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या है 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछेंगे तो 33 आएगा, स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछेंगे तो 25 आएगा, अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछेंगे तो 4 आएगा। य, र, ल, वो, ये अंतस्थ है, ठीक है। अब साथ ही साथ इनमें ना जो य और व है, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई बार सीधे स्वरों की तरह ही बोले जाते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर य, व, इनमें भी घर्षण नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, ये भी स्वतंत्र की तरह ध्वनियों की तरह निकलते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर की कहा जाता है। अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन है निम्नलिखित में से। मान लो आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर, 1 2 1 3 4 प्रश्न पूछ लिए, त, थ, प या य, आपका आंसर क्या होगा? य। क्लियर। इसके अलावा तीसरा जो व्यंजन है, जो व्यंजन का भेद है, नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे इसको परिभाषित किया है, उच्चारण करते समय प्राणवायु को घर्षण या संघर्ष से बाहर निकलना पड़ता है। जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, इसको कई बार घर्षण या बड़ा संघर्ष करके बाहर निकलना पड़ता है, बड़ी ऊष्मा छोड़ती है, बड़ी गर्म श्वास छोड़ती है। जो व्यंजन ऐसे गर्म श्वास छोड़ते हैं या बड़ी घर्षण के साथ निकलते हैं, उनको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। जैसे आप इसके एग्जाम्पल है, जैसे श, श, स। जब हम आप लोग प्रैक्टिकली करके देखो, श, जब हम श का उच्चारण कर रहे हैं तो श का उच्चारण करती बार ऊष्मा छोड़ रहा है, श गर्म हवा छोड़ रहा है, ठीक है, बड़े घर्षण के साथ, बड़े संघर्ष के साथ बाहर निकल रहा है, श, श, स, ह। तो इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4। और स्पर्श की कितनी है? 25। 25 4 29 4 33। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 33, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म 4, तो कुल कितने हुए? 33 व्यंजन, ठीक है। हाँ, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जिसमें संयुक्त व्यंजन अलग से है, जिनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा क्योंकि वो जो दो व्यंजन और एक स्वर की सहायता से मिलकर, जैसे क्ष है, क प्लस श प्लस अ, इनसे मिलकर बना है क्ष। त्र है, त प्लस र प्लस अ, त्र बना। ज्ञ है, ज प्लस अण प्लस अ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ज प्लस अण, यानी कि वैसे इसका साउंड आता है इस तरह से, ग प्लस य प्लस अ, लेकिन ग प्लस य प्लस अ ज्ञ नहीं होता है, लेकिन ज्ञ होता है, ज प्लस अण प्लस अ, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4 है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 33। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सब में क्या लगा है? स्वर, क, ख, ग, सब में अ लगा है, स्वरों की सहायता से, हेल्प से बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा। अब व्यंजन के भेद पूछेंगे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या है? 25। अंतस्थ की कितनी है? 4। ऊष्म की कितनी है? 4। क्लियर। तो ये जो ACC हिंदी का जो ये टॉपिक है, ये भी हमारा क्लियर रहता है व्यंजन के प्रकार, जिसमें आपको जो बुक में लगे हैं वो सिर्फ यही लगे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, इसलिए हम इन्हीं को ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पूछे गए हैं अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, इन चारों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो व्यंजनों का वर्गीकरण सेकंड तरह से, जैसे पहले हमने किस तरह अध्ययन हेतु यानी कि सुविधा की दृष्टि से या सरलता की दृष्टि से 3 तरह के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन का वर्गीकरण, यानी कि व्यंजन के भेद। दूसरा है व्यंजन का जो वर्गीकरण है या व्यंजन के जो भेद है, वो है कंपन के आधार पर, यानी कि जो ये अघोष और अघोष है, ये दो हैं, ये दो भी व्यंजन के प्रकार है, किसकी दृष्टि से? कंपन के आधार पर, उसकी दृष्टि से व्यंजन के दो भेद हैं, घोष और सघोष। सबसे पहले अघोष, अ प्लस घोष। अ का मतलब होता है अभाव, किसका अभाव? घोष का मतलब होता है कंपन, यानी कि कंपन का अभाव रहेगा, इसमें कंपन नहीं होगा या कम होगा, होगा भी तो कम होगा, ठीक है। अ प्लस घोष, घोष का मतलब कंपन, अ का मतलब अभाव, कंपन का क्या रहेगा? इसमें अभाव, यानी कि कंपन नहीं होगा। घोष, इसको घोष भी बोलते हैं या सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। स का मतलब सहित, घोष का मतलब कंपन, कंपन सहित, ठीक है। यानी कि जो सघोष वर्ण होंगे उनमें
उनका उच्चारण करती बार थोड़ा सा कंपन होगी। जो अघोष वर्ण होंगे उनका उच्चारण करती बार कंपन नहीं होगी। ठीक है, कौन कौन से है वो उदाहरण देख लेते हैं। तो इसको समझ गए कि अघोष क्या होता है। अघोष यानी कि जो कठोर ध्वनियाँ, कर्कश ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है, ऐसी ध्वनियाँ जो कर्कश जैसी है, कठोर जैसी है, हार्ड जैसी ध्वनियाँ हैं, जिनका उच्चारण करती बार उन ध्वनियों को, उन व्यंजनों का उच्चारण करती बार हमारे मुख से कंपन या हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है। और सघोष यानी कि सॉफ्ट ध्वनियाँ, यानी कि जिनमें लय होती है, वो ऐसी ध्वनियाँ जिनमें कंपन होती है। जैसे हम यहाँ से देख लेंगे, ये जो सारे व्यंजन हैं इनमें से ही देखेंगे कि कौन कौन से इसमें सघोष है, कौन से इसमें अघोष है। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण एक सीरीज़ लिया है, एक वर्ग उठाया हमने क ख ग घ ङ, एक वर्ग मैंने यहाँ पे उठाया क ख ग घ ङ। इसी तरह से हम देखेंगे कि अघोष वर्ण कौन से। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, पहला और दूसरा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क वर्ग लिया है, इसका कहने कि पहला और दूसरा क्या होगा, अघोष वर्ण, सघोष नहीं होगा। अघोष वर्ण कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग यानी कि ये क्या है, वर्ग, हर वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये सारे, ये क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सारे के जो 10 है, 5 दूनी 10, ये जो 10 है, ये सारे के सारे क्या है, अघोष। यानी कि ये सारे से कर्कश जैसे, कठोर जैसे, इनमें कोई कंपन नहीं होती, चाहे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। जैसे इनकी, इन दोनों की तुलना इन तीनों के साथ करने की, जैसे क ख ग घ च छ ज झ, यानी कि ये दो आगे वाले हैं थोड़े कर्कश जैसे, कठोर जैसे, इनका उच्चारण करते बार हमारी जो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती। लेकिन आगे के जो तीन है इनमें थोड़ी सी लय जैसी आती है, ज झ ड ढ, इनमें लय जैसी आती है, कंपन जैसी आती है। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है अघोष ध्वनियाँ। कौन कौन सी होगी इसमें, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। इसको मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है, चाहे आप पूरा चार्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको अघोष वर्ण को आपको शॉर्ट तरीके से समझाया कि प्रत्येक वर्ग, यानी इनके प्रत्येक वर्ग कौन सा, ये सारे, हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये क्या है, अघोष है। ठीक है, प्लस इसके साथ कौन से होंगे, श, श और स। ठीक है, श और स, यानी कि ये तीन। ठीक है, उष्म जो वर्ण है, चार में से ये तीन, श और स, ये तीन वर्ण भी क्या होंगे, अघोष है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय भी हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है। श स, इनमें भी कोई लय या सॉफ्ट ध्वनि नहीं है, इनमें भी वो लयात्मकता या लय नहीं आती। ठीक है, तो ये तीन भी क्या है, अघोष है। तो कितनी ध्वनियाँ हुई, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और साथ में 1 2 3, यानी कि कुल कितने हैं, 13। अघोष वर्ण कितने हुए, 13। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि जैसे मैंने उदाहरण के लिए एक वर्ग उठाया यहाँ पे, इनमें से पहला और दूसरा। ठीक है, और साथ में उष्म वर्ण के 3। क्लियर। नेक्स्ट है सघोष यानी कि घोष। अगर मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा इजी, इसमें हार्ड, इसमें सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट, यानी कि जो हार्ड ध्वनियाँ है, जिनको कर्कश जैसी है, कठोर जैसी है, जिनमें लय नहीं आती, जिसमें कंपन नहीं आती, वो सारी, ठीक है, अघोष में आएगी। सघोष में क्या आएगी, जिसमें कंपन सहित आएगी, यानी कि जो ध्वनियाँ जिनमें थोड़ा सा कंपन होगी, जिनका उच्चारण करती वक्त, कंपन का मतलब जिनका हम उच्चारण करेंगे, जो भी वर्ण व्यंजन है इनका, जब जिनका, इनमें से जिनका हम उच्चारण करते बार कंपन होगी, वो सघोष में आएगी। जिनका उच्चारण करते बार कंपन नहीं पैदा होगी हमारी स्वर तंत्रियों में, वो क्या आएगी, अघोष में। जैसे मैंने बताया, पहला दूसरा वाली सारी ये क्या है, घोष है। ठीक है, अब सघोष में कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये क्या है, सघोष है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे पहली और दूसरी क्या होगी, अघोष होगी, तो ये